जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या पढ़ाया है। तो पिछले वीडियो में बता दूं कि आप लोग को भूकंप पढ़ाया है पूरा डिटेल में, वो भी ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुनामी, यानी कि सुनामी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुनामी। और यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड होता है सुनामी का इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर टी को हम लोग साइलेंट कर देते हैं और बोलते हैं सुनामी, ठीक। तो सुनामी क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके कई कारण जो होते हैं आने का, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। फिर से ये कहाँ पर ज़्यादातर आते हैं उन इलाकों के बारे में जानेंगे, ठीक। तो आइए पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना हुआ होता है। सु और नामी से मिलकर बना होता है। यहाँ पर सु का अर्थ क्या है अब, ठीक है। तो सु का अर्थ होता है समुद्री तट या बंदरगाह। क्या होता है? समुद्री तट या बंदरगाह, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको हार्बर, HARBOUR, हार्बर, ठीक है। और नामी का बात किया जाए कि नामी का अर्थ क्या होता है, तो नामी का अर्थ होता है लहरें या तरंगे, यानी कि वेव, ठीक है। इंग्लिश में वेव बोलते हैं। तो कई कारणों से क्या होता है समुद्र में तेज लहरें उठने लगती है। क्या होती है? समुद्र में कई कारणों से तेज लहरें उठने लगती है। कई कारणों के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है, और कौन से कई कारण है, ठीक है। अभी तक अब डिफिनेशन को देखिए। कई कारणों से समुद्र में तेज लहरें उठने लगती है जो लगभग 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, आगे की ओर बढ़ती है। और तटीय इलाकों पर क्या होती है? एक ऊंची दीवार के रूप में भीषण तरीके से क्या करती है? टकराती है, ठीक, टकराती है। और रास्ते में आने वाली हर एक वस्तु को, जो भी वस्तु उसके रास्ते में आता है, ठीक है, या मकान हो या क्या बोलते हैं बिल्डिंग हो, ठीक है, जैसे भी हो, या पुल हो या जो भी कुछ हो, ठीक है, उस सबको क्या करती है? नष्ट कर देती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे या फिर कहीं वीडियो में भी देखे होंगे कि दूर जहाँ जो भी इलाके समुद्र के किनारे पर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आती है सुनामी तो कितनी तबाही मचाती है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका एक डिफिनीशन है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए अब देखते हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। जैसा कि आप लोग डेफिनेशन में देखे होंगे कि मैंने बताया था वहाँ पे कि सुनामी कई कारणों से आती है, ठीक है। तो वही कारण के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, उल्कापिंड, ये सब वो कारण हैं जिनसे सुनामी विनाशकारी रूप लेकर आती है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा भूकंप जो है, करीब एक घटना बताता हूँ। एक समय की घटना जो है 26 दिसंबर 2004 को, जो कि महासागर में भूकंप की वजह से आई थी, ठीक है। तो क्या हुआ था 26 दिसंबर को कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में भूकंप आई थी और उसकी जो कंपन थी कितनी थी? 7.5 रिक्टर थी, ठीक है। 7.5 रिक्टर की कंपन थी, जिसकी वजह से जो लहरें आई, जिसकी वजह से क्या आई थी, वहाँ पर जो तरंगें उत्पन्न हुई थी, उसके वजह से हिंद महासागर में इतनी ऊंची लहरें उठी थी, ठीक है, कि जो बहुत बड़ा विनाशकारी सुनामी आया था वहाँ पर, ठीक है। बहुत लोग मारे गए थे, बहुत चीज़ें नष्ट हो गई थी वहाँ पर, ठीक। तो आइए नीचे देखते हैं डायग्राम की मदद से कि ये भूकंप एक्चुअली भूकंप कैसे आता है महासागर में और ये लहरें कैसे उठती है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा एक पर्वत है और ये सपोज दैट कीजिए कि ये क्या है? हमारा प्रशांत महासागर, ठीक है। ये क्या है? प्रशांत महासागर है। ये हमारा प्रशांत महासागर है पूरा। और ये उसके आसपास के इलाका है, ठीक है, जहाँ पर मकान है, बिल्डिंग्स है, कुछ है, ठीक है। मतलब आसपास इतना भी नज़दीक नहीं, करीब दूर कहीं बात है, ठीक है। तो मैंने इसको अब ज़्यादा दूर नहीं कर सकता था ना, यहाँ पर दिखाना है तो थोड़ा सा आपको लोग को समझना होगा यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर अब ये प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर पानी गहराई, जब बीच में जाएंगे तो पानी की गहराई ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, वहाँ पर ज़्यादा गहराई होगी पानी की। और जब जैसे ही किनारे आएंगे तट की ओर तो वहाँ पर पानी की गहराई कम होगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कम गहराई है, यहाँ पर कम गहराई, यहाँ पर पानी की गहराई ज़्यादा है, ठीक है। तो इन बातों को समझने के बाद मैं आता हूँ भूकंप पर, ठीक है। तो यहाँ भूकंप कैसे होता है, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ग्रीन और रेड दो प्लेटें हैं, ठीक, बिल्कुल इस तरह से मान लीजिए क्या है। और ये दोनों प्लेट क्या करती हैं? एक दूसरे की ओर मूव करना चाहती है, एक दूसरे के विपरीत मूव करना चाहती है। इन प्लेटों का नाम क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट। मैंने बताया भूकंप में पूरी तरह से, इसको देख लीजिए एक बार चेक कर, ठीक है। तो क्या करती है? ये प्लेट एक दूसरे की ओर मूव करना चाहती है। और ये प्लेटें कैसी होती है? इलास्टिकली होती हैं, यानी कि लचीली होती हैं। और ये क्या करती हैं? एनर्जी स्टोर करती है। अब जब ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पाते हैं तो क्या करती हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाती है बहुत तेज़ी में। तो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं तो यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है। और उस जहाँ पर उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। और जहाँ पर हम लोग महसूस करते हैं वहाँ उसको क्या बोलते हैं?
भूकंप अधिकेंद्र, यहाँ पर भूकंप केंद्र, यहाँ पर भूकंप अधिकेंद्र। तो जब यहाँ से पी एस और एल केंद्र से जब तरंगे उत्पन्न होती है तो वे तरंगे कहाँ पर जाती है, वे तरंगे अधिकेंद्र पर पहुँचती है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर हम लोग महसूस करते हैं। धरती पे यदि हम हैं तो वहाँ पर जहाँ पर अधिकेंद्र होगा हमारा, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग महसूस करते हैं भूकंप को। तो उसी प्रकार से पानी में जहाँ पर अधिकेंद्र होगा वहाँ पर क्या होगी, पी एस और एल तरंगे नीचे से ऊपर की ओर आएंगी। तो यहाँ पर पानी की लहरें हैं वो उछाल मारेगी, ठीक है, ऊपर की ओर उछाल मारेगी। लेकिन पानी की गहराई अधिक होने की वजह से यहाँ पर पानी करीब मतलब कि 30-20 इतना ही मतलब कि फीट उछल पाएंगी। मतलब एक मान लगाता हूँ, ठीक है, अगर मान लगाता हूँ कि मतलब कि ज़्यादा उड़ नहीं पाएगी। जो जितना भारी चीज़ होता है उसको फेंकेंगे तो उतना उड़ पाएगा नहीं, ना हो पाएगा, ठीक है, और उससे हल्का चीज़ को फेंकेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊँचा जा पाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जितनी पानी का अधिकता होने के कारण यहाँ पर पानी कम ही ऊंची तक उछाल पाती है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर उछाल पाती है, यहाँ पर जैसे ही तरंगे आती है तो ये तरंगे कुछ ना कुछ इधर भी मूव करती है, कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा तरंगे इधर मूव करती है, इधर मूव करती है, ऊपर के मूव करती है, ठीक है। तो जैसे ही तरंगे इधर मूव करती है हमारे तट की ओर, तो आप लोग देखा होगा कई वीडियो में कि लगता है कि कोई कुछ हलचल ही नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक क्या होता है कि पानी में वेव आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर लगता है कि थोड़ा बड़ा वेव आ रहा है, लेकिन नीचे से वो बहुत तेज़ी से चलती है, ठीक है। जो वेव होती है करीब 800 या 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है, वेव देखा गया है ऐसा, ठीक है, चलती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये तट से जाकर टकराती है। ये मान लीजिए तट हो गया और ये भूकंप की वेव हो गई, ठीक है, जो पानी के लहरों को ले जाती है, मूव कराती है। तो क्या करते हैं, इसकी वजह से जब लहरें जो आती हैं और जो टकराती है तट से, तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, मान लीजिए इस तरह से लहरें हैं और ये आई, इस तरह से लहरें जा रही हैं और आई यहाँ पर, और पानी यहाँ पर तट से टकराती हैं तो ये क्या करती है, ऐसे बिल्कुल उड़ जाती हैं, बिल्कुल ऐसे जाकर ऐसे उड़ जाती हैं तेज़ी से, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर होता है कि पानी की लहरें जो है बहुत तेज़ी से मूव करती हैं और यहाँ पर आकर तट से टकराती हैं और बिल्कुल इस तरह से क्या होती है, ऊपर की ओर उठने लगती है, ठीक। और ये वेवें जो करीब 120 फीट तक ऊपर उठ सकती है, ठीक है, देख रहे हैं ये वेव कितनी उठ सकती है, करीब 120 फीट तक यहाँ पर उठ सकती हैं ऊपर। और जब ये उठती हैं तो भाई उड़ती हैं तो हवा में तो रहेंगी नहीं, जाहिर सी बात है, और उठती है और सब क्या करेंगी, हमारे इलाकों में पूरी तरह से गिर जाती हैं, ठीक है। उठने के बाद पूरी तरह से इलाकों में गिर जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, विनाशकारी सुनामी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशकारी सुनामी बोलते हैं, जो कि भूकंप से उत्पन्न होता है, ठीक है। एक कारण है एक भूकंप के द्वारा जो उत्पन्न होता है और हमारे इलाकों को क्या करता है, विध्वंस कर देता है, नाश करता है, नष्ट करता है, ठीक है, पूरी तरह से मानव जाति को भी नष्ट करता है। इससे बचने में बहुत ही मुश्किल होती है, इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपको थोड़ा सा खबर मिल जाए कि मान कि सुनामी आने वाली है, आप सोचेंगे कि बच जाए इससे, तो कभी कधार ही आप इससे बच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसकी रफ्तारें जो होती है आती है, ठीक है। तो एक कारण को हम लोग समझ पाए डायग्राम की मदद से बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अब दूसरी कारण को देखते हैं, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण हमारा है भूस्खलन, ठीक है, क्या है, भूस्खलन। तो देखिए इसमें ये इसकी भी एक कोई घटना है, ठीक है, एक समय की 1980 में क्या हुआ था कि 1980 में दक्षिण फ्रांस में, ठीक है, 1980 में दक्षिण फ्रांस में फ्रांस के तट पर क्या हुआ था कि हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान वहाँ पर फ्रांस के दक्षिण फ्रांस के तट पर क्या हुआ था कि वहाँ पर हवाई अड्डा बनाया जा रहा था, ठीक है, हवाई अड्डे का निर्माण किए जा रहे थे। तभी क्या हुआ कि उसके नीचे भूस्खलन हुआ, जहाँ बनाए जा रहे थे वहाँ पर क्या हुआ, नीचे ज़मीन धंस गई, ठीक है, ज़मीन क्या होगी वहाँ की पूरी धंसने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिससे मिस्र के थिब्स बंदरगाह में, वो जो बंदरगाह था वहाँ पर, ठीक है, उसमें क्या हुआ, विनाशकारी सुनामी आया, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई टब ले लिया आप, ठीक, सपोज दैट कि आपने कोई टब ले लिया और इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। यदि आप इसमें कोई पत्थर नहीं डालते हैं, ठीक है, सपोज दैट पत्थर डालते हैं, ऐसे डाल दिए पत्थर, तो यहाँ का स्थान तो वो घेरेगा कि नहीं घेरेगा। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर हमारा बंदरगाह था जो नीचे धंस गया, ठीक है, जिससे मिस्र के थिब्बस बंदरगाह में विनाशकारी सुनामी है, तो क्या हुआ कि सॉरी वहाँ का ज़मीन जो था, ठीक है, धंस गया, जैसे कि नीचे धंसा जैसे ही, तो वहाँ का पानी जो था ऊपर उड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम लोग पानी में पत्थर मारते हैं, ठीक है, तो पानी ऊपर उठती है कि नहीं उठती है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर सपोज दैट कि यहाँ की ज़मीन जो धंसी नीचे, तो वहाँ पानी जो वहाँ के क्या थे, वहाँ के तट जो थे, वहाँ तट पे हवाई अड्डे, थोड़ा सा काटो उसको तो यार, नबड़ा गया। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण हमारा भूस्खलन है, ठीक है, दूसरा कारण क्या है, भूस्खलन है।
पहला हम लोग देख चुके, दूसरा क्या है भूस्खलन है। तो देखिए ये भी एक समय की बात है, जब 1980 की बात है, ठीक है, कि क्या हुआ था, भूस्खलन कैसे आया था वहाँ पर। देखिए दक्षिणी फ्रांस के तट पर क्या होता है, हवाई अड्डे का निर्माण होता है। दक्षिणी फ्रांस जो थी वहाँ पर 1980 की बात है कि वहाँ पर क्या हुआ था, एक हवाई अड्डा बनाया जा रहा था, ठीक है, हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता था। उस दौरान क्या हुआ, जल के नीचे भूस्खलन हुआ था। जल के नीचे जो ज़मीन थी वो क्या कहीं और धंस गई थी नीचे, ठीक है। उसके वजह से क्या हुआ, जिससे मिस्र के थीब्स बंदरगाह में एक विनाशकारी सुनामी आया था। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ये भूस्खलन भी वो कारण है, या वो कारण बन सकता है जिससे सुनामी की विनाशकारी लहरें आती है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा विनाश करती हैं। अब तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट हमारा है ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, जिससे भी एक सुनामी की लहरें आती है। तो देखिए ये भी यहाँ की एक समय की घटना है, एक समय की घटना है जो 26 अगस्त 1883 में हुआ था, ठीक है। 26 अगस्त 1883 में क्या होता है ये जानते हैं। तो कह रहा है कि 26 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरू मध्य में, ठीक है, वहाँ का एक सुंडा जलडमरू मध्य है, ठीक है, जहाँ पर क्राकाताओ ज्वालामुखी के फटने से 40 मीटर ऊंची लहरें पैदा हुई थी, ठीक है। वहाँ पर 26 अगस्त 1883 की बात कर रही है, इंडोनेशिया की बात कर रहा है कि वहाँ पर जल डमरू मध्य था, जो वहाँ का क्रांकातोआ जो ज्वालामुखी थी, ठीक है, क्रांकातोआ ज्वालामुखी जो थी वहाँ पर फट गई थी, जिसके वजह से वो 40 मीटर ऊंची लहरें वहाँ पर पैदा हुई थी। कितनी, 40 मीटर ऊंची। 40, आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपके इलाके में यदि 40 मीटर ऊंची लहरें उठ जाए पानी की, ठीक है, समुद्र की, या फिर बोले क्या बोले महासागर की, तो आपका इलाका का क्या हाल होगा, आप लोग सोच सकते हैं कितनी विनाश होगी वहाँ पर, ठीक है, कितने लोग की जान माल की क्षति होगी, कितने लोग वहाँ पर डेथ कर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो 26 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया में क्या था, ज्वालामुखी के फटने से ये सुनामी की लहरें आई थी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था वहाँ के लोगों का, ठीक है। और बात करें उल्का पिंड। अब कहिए सर उल्का पिंड से कैसे होता होगा। देखिए जब भी हम लोग पत्थर को पानी में मारते हैं, ठीक इस तरह से, बिल्कुल मान लीजिए कि ये पानी हो गया और इसमें पत्थर डालते हैं हम लोग, तो यहाँ का स्थान वो क्या करेगा, घेरेगा ना। सपोज दैट मैंने पत्थर मारा, इसमें पानी में है, तो यहाँ का तो स्थान घेरेगा। टब मान लीजिए टब हो गया, ठीक है, इसमें पानी भर दिए, और जैसे ही पत्थर इसमें डालते हैं तो यहाँ का स्थान तो घेर लेगा पानी का। तो पानी क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। तो वैसे ही जो हमारे ब्रह्मांड में जो उल्का पिंडे हैं, ठीक है, यूनिवर्स में, तो वे सब उल्का पिंडे कभी कभी आप लोग सुना हो न्यूज़ में कि आज उल्का पिंडे यहाँ पर गिरने वाली है या गिरी, ठीक है। तो कभी वो उल्का पिंडे क्या करती हैं कि महासागर में, ठीक है, महासागर में कभी गिर जाती हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। कोई तो पृथ्वी से बड़ा होता है। तो कभी घटना सुनने में आता है कि न्यूज़ में सुनने आता है कि आज उल्का पिंड टकराने वाली है, ऐसा कुछ पृथ्वी से, ठीक है, ऐसी आती है। तो मतलब उतनी बड़ी तो नहीं गिर पाती है, ठीक है, मैंने छोटे छोटे मतलब उतना भी छोटा नहीं, लेकिन जब गिरती है महासागरों में तो क्या होता है कि वहाँ का पानी विस्थापित कर देता है, जहाँ से गिरता है वहाँ का पानी विस्थापित कर देता है। और वहाँ से क्या होता है कि जब गिरता है तो वहाँ से बहुत सारी पानी की लहरें निकलती है, ठीक है, पानी की लहरें वहाँ पर करीब ऊंचा उठता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आता है वहाँ के इलाका को मतलब वो तहस नहस कर देता है। वहाँ के इलाका क्या करता है, तहस नहस करता है। तो इस प्रकार से इसका भी एक रोल है सुनामी लाने में, ठीक है, भयंकर सुनामी लाने में कहीं ना कहीं इसका भी एक रोल है। आप लोग तो कई बार करके देखे होंगे, जैसे कि तालाब में मारते हैं ढेर पत्थर तो उठता है ना, उसके फुहारे उठते हैं ना, पानी के वेव उठते हैं, फिर से तरंग उठता है, ठीक है। और पानी का वेव कैसे उठता है, जैसे मारे पत्थर जैसे ही पानी में, तो ये तरंग जो है इस तरह से फैलता है। तो वैसे ही तरंगें भी फैलती है यहाँ पर भी, जिसके वजह से क्या होता है कि वो आगे जाकर तट से टकराती है और बहुत बड़ा विनाशकारी रूप लेता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए इन पॉइंटों को, इन कारणों को समझ पाएँ, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं कि सुनामी का प्रभाव से हानि क्या होता है, ठीक है, यानी कि सुनामी जब आती है तो उनके प्रभाव किन प्रकार की हानियाँ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। पहला क्या कर रहा है कि जन धन का हानि होता है। जाहिर सी बात है सुनामी या बाढ़, जो कोई भूकंप या वोल्केनो या ज्वालामुखी बात की जाए, ये कोई भी आज चीज़ आती है तो हमारे जनधन की नष्ट करती है, हमारी संपत्ति को नष्ट करता है, ठीक है। इस तरह से लोगों का बहुत बड़ा विनाश होता है, ठीक। तो इस प्रकार से तो जनधन का हानि होती है। तो करीब 26 दिसंबर 2004 की जो घटना थी उसमें करीब वहाँ के इंडोनेशिया जो जगह थे वहाँ पर एक वहाँ के द्वीप में क्या आया था, भूकंप आया था, ठीक है, जिनसे
वहाँ के महासागर में कितना इतनी बड़ी लहरें उठी थी जिसकी वजह से वहाँ पर सुनामी आ गया था, ठीक है। और सुनामी की वजह से क्या होता है, वहाँ के जो आसपास के देश थे, करीब 11 देश वहाँ से क्षतिग्रस्त हुए थे और करीब 2,80,000 लोग वहाँ मारे गए थे। और बात करें कि बेघर हुए थे तो बेघर होने की संख्या थी जो थी लगभग 10 लाख थी, ठीक है। वहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 10 लाख लोग बेघर हो गए थे और 2,80,000 लोग मारे गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जनधन की हानि हुई थी उस समय। और बात करें कि दूसरा पॉइंट भू आकृतियों में परिवर्तन, तो देखिए भू आकृति में परिवर्तन कैसे होता है। तो क्या हुआ था कि इंडोनेशिया का जो जगह था, ठीक है, वहाँ पर सुमात्रा एक द्वीप है, ठीक है। तो उस द्वीप में जो छोटे छोटे द्वीप थे वहाँ पर, ठीक, सुमात्रा के द्वीप जो छोटे छोटे थे वे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, या फिर कुछ द्वीप थे जो बचे उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। और बात करें दक्षिणतम पॉइंट जो हमारे इंदिरा पॉइंट है भारत का, ठीक है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम पॉइंट बोलते हैं, तो वो पॉइंट जो था पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे कहें कि, या फिर उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया था, ठीक है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से भू आकृतियों में भी परिवर्तन आता है सुनामी की वजह से, ठीक। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि पृथ्वी घूर्णन गति में वृद्धि, यानी कि जब उस समय भूकंप आया था, ठीक है, उस समय जब भूकंप आया था तो क्या हुआ था कि हमारे पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वे तेज हो गई थी। करीब कितनी तेज हो गई थी, 3 माइक्रोन, ठीक है, 3 माइक्रोन यानी कि इतना, 3 माइक्रोन यानी कि 3 × 10⁻⁶, ठीक है। इतना उसकी घूर्णन गति जो पहले से थी उतना और तेज हो गई थी, ठीक है, इतना तेज हो गई थी, ठीक। तो इस प्रकार से वे सुनामी की वजह से इस पर भी प्रभाव पड़ा हमारे घूर्णन गति पृथ्वी के, ठीक है। और बात कर चौथा पॉइंट हमारा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, ठीक है। अब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का ह्रास कैसे हुआ सर, तो देखिए जब महासागर तो आप जानते हैं कि उसका पानी कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है, हम लोग पी नहीं सकते हैं उसको, तो ठीक है। तो उसकी पानी जब सुनामी की वजह से जब हमारे तटीय क्षेत्रों में आती है तो वहाँ की मिट्टी को क्या करती है, जो उपजाऊ मिट्टी होते हैं उनको बंजर कर देती है, ठीक है, उनकी उर्वरकता को क्या करती है, नष्ट करती है। इस प्रकार से मिट्टी का क्या होता है, शक्ति का ह्रास होता है, मिट्टी की शक्ति का ह्रास होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी बदलाव होते हैं, इसमें भी हानियाँ पहुँचती है, ठीक है। और पाँचवा पॉइंट की बात किया जाए तो पाँचवा पॉइंट हमारा है महासागरीय जीवन में बदलाव। तो अब महासागरीय जीवन में बदलाव कैसे होता है, तो देखिए जैसे कि महासागर है या समुद्र का है, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रवाल भित्तियाँ होती है या कोरल रीफ्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ प्रवाल की वजह से जो वहाँ पर भित्तियाँ उत्पन्न होती है, ठीक है, वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं उनकी वजह से वो क्या करते हैं, कैल्शियम छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होती है, एक भित्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। वे वहाँ पर सुनामी आने की वजह से, भूकंप आने की वजह से क्या हुआ कि पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। और वहाँ पर जो मत्स्य जो उत्पन्न हो रही थी वहाँ पर या थी, वे सभी क्या हुई, वहाँ पर नष्ट हो गई थी। तो ये सब जो बदलाव हुए इनको बनने में, ठीक है, बहुत समय लगा, ठीक है। वहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ जो थी या फिर मत्स्य वहाँ पर जो पनपती थी या उत्पन्न होती थी या जन्म लेती थी, वहाँ पर कम उत्पन्न होने लगी, ठीक है। इनमें करीब 45% वहाँ पर नष्ट हो गया था और उन्हें बनने में 45% ज़्यादा ही नष्ट हो गया था उस समय जब भूकंप आया था। तो प्रवाल भित्तियाँ और मत्स्य, ठीक है, तो इनको पनपने में भी बहुत समय लगेगा, ठीक। ये जो प्रवाल भित्तियाँ की बात की जाए तो इनको पनपने में बहुत साल लग जाते हैं, ठीक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्लियर कि ये 5 पॉइंट कौन सी है जिनकी वजह से या इनको हानि होता है, सुनामी की वजह से इनको हानि होता है या इन पर प्रभाव पड़ता है। तो एक और पॉइंट है उसको भी ज़रा डील कर लीजिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो इसको देख लीजिए। ये है हमारा रिंग ऑफ फायर। क्या है, रिंग ऑफ फायर। अब बोलिएगा सर रिंग ऑफ फायर क्या होता है, तो देखिए कह रहा है कि यह प्रशांत महासागर के बेसिन में एक ऐसा क्षेत्र होता है, उसके बेसिन में एक ऐसा क्षेत्र होता है प्रशांत महासागर के जहाँ कई भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ठीक है। वहाँ पर इतने ज्वालामुखी और इतने भूकंप विस्फोट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसको क्या बोल दिया गया, रिंग ऑफ फायर, यानी कि अग्नि वलय बोल दिया गया उसको, अग्नि वलय। ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये आए भी है लेकिन आ सकते भी हैं, ठीक है। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप लोग को देखना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया इसको, ठीक है। एक्चुअली ये इंडोनेशिया में ज़्यादातर होती है, इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है वहाँ पर ज़्यादा होती है, और जापान में भी कहीं कहीं होती है, ठीक है, ऐसे इलाके में होती है। उस इलाकों का नाम देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो आप लोग तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब सुनामी ग्रसित क्षेत्र के बारे में जानेंगे हम लोग कि सुनामी ग्रसित क्षेत्र कौन कौन से, कहाँ पर ज़्यादा सुनामी आती है, ठीक है, कौन से इलाके इससे ज़्यादा ग्रसित होते हैं। तो उससे पहले एक मैं और बात बता दूं जो कि मैंने छोड़ दिया था इसमें, कि जो जब सुनामी आती है भूकंप की वजह से तो उनकी लहरें कितनी ऊंचाई तक उठ सकती हैं ये किस पर डिपेंड करता है, ज़्यादा उठेंगी कि कम उठेंगी, तो उससे तटों पर डिपेंड करता है। जो मान लीजिए कि हमारा तट जो है, ये तट जो है, ठीक है, तो यदि तट ये ज़्यादा ऊँचा उठा हो, ठीक है, तो इसमें जो पानी
जो है बहुत ऊंचाई तक उठ सकती है, लेकिन जब तट हमारा जो नीचा होगा ऐसे, तो पानी ज़्यादा ऊंचा नहीं उठ पाएंगे, पानी की लहरें ज़्यादा ऊंचा नहीं उठ पाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारी लहरें हैं कहीं ना कहीं तटों पर भी डिपेंड करती है, निर्भर करती है। और एक और बात सुनामी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो सुनामी एक लहरों से, ठीक है, या एक तरंगों की वजह से नहीं, बल्कि सुनामी एक बहुत सारी लहरों की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है, इसकी वजह से इस प्रकार का भयंकर या विनाशकारी रूप देखने को हमें मिलता है, ठीक। अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि सुनामी ग्रसित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्रशांत महासागर का अग्निवलय, ठीक है, अग्निवलय मैंने बताया कि रिंग ऑफ फायर, जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। प्रशांत महासागर का एक ऐसा बेसिन होता है, बेसिन वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर हमेशा क्या होता है, भूकंप आते रहता है, ठीक है, ज्वालामुखी फटती रहती है। तो बात करें कि उसी इलाके में कौन कौन से देश पड़ता है, तो फिजी पड़ता है, पापुआ पड़ता है, न्यू गिनी पड़ता है, फिलीपींस पड़ता है, ठीक है, जापान, रूस के पूर्वी तट, ठीक, जापान रूस की पूर्वी तट पड़ता है, फिर अलास्का, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको तथा दक्षिणी अमेरिकी तक विस्तृत है। मतलब कि जो हमारा रिंग्स ऑफ फायर जो है ये करीब इतने देशों तक विस्तृत है, इतने देश इसके अंतर्गत आते हैं, जिसकी वजह से हमेशा इनमें ये सुनामी की वजह से ग्रसित होते रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव सुनामी डालते रहता है, क्षति करता रहता है यहाँ के लोगों को, जान माल, ठीक है, जान माल की, ठीक। तो क्योंकि ये सब इसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है, तो रिंग ऑफ फायर के, यानी कि प्रशांत महासागर के नज़दीक है, जहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी या मतलब कि भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ रहा है, क्लियर हो चुका है आप लोग का सुनामी, ठीक है, कि सुनामी कैसे आता है, ठीक है, और ये कैसे घटता है, इसका क्या कारण होते हैं, ये किन किन इलाकों में घटता है, और रिंग ऑफ फायर्स क्या है, ये सब क्लियर हो चुके होंगे। तो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जो भी आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट करें थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम आप लोग को समझा सकें। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें हमारे साथ और बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा लें, ठीक है, फ़ायदा उठाएं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।